दोनों सैनी अब की बार बाउंड्री पार, गठबंधन का लौटा दौर। बात करेंगे इस बुलेटिन में इन्हीं सब मुद्दों पर और मेरे साथ है मेरे सहयोगी दिनेश। बिल्कुल। और आज दरअसल लोकसभा नतीजे के बाद सबसे बड़ा दिन है और ये दिन इसीलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि जिस तरह के नतीजे निकलकर सामने आए हैं तो आज दोनों ही गठबंधन दल अपनी अपनी बैठकें करने जा रहे हैं। देखिए, चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं कि आज के दिन क्या क्या कितना महत्वपूर्ण आज का दिन है। इंडिया ब्लॉक की आज बैठक होने जा रही है। दूसरी तरफ सरकार बनाने या विपक्ष में बैठने को लेकर फैसला भी किया जाएगा। इसके अलावा टीडीपी जेडीयू के समर्थन लेने पर भी चर्चा होगी और नतीजों के बाद एनडीए की भी आज महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है जिसमें आज वो अपना सरकार बनाने का दावा भी पेश करेगी, ऐसा माना जा रहा है। तो मोदी कैबिनेट की ये आखिरी बैठक है। दरअसल जो दूसरा उनका टर्म है उस टर्म की आज कैबिनेट की बैठक आखिरी है। नीतीश तेजस्वी एक फ्लाइट से दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं। देखिए, बड़ी महत्वपूर्ण तस्वीरें भी आज दिन भर राजनीतिक तस्वीरें निकलकर सामने आएंगी। बिहार के सीएम एनडीए तेजस्वी यादव इंडिया की बैठक में शामिल होंगे तो एनडीए 290 पार, लेकिन बीजेपी को बहुमत नहीं मिला है तो इंडिया गठबंधन को 234 सीटें मिल रही। चलिए, यही बड़ा महत्वपूर्ण है कि आज बैठकों का दौर दिल्ली में दिखाई देगा और इन बैठकों में नतीजे भी निकलते आएंगे। अब वो नतीजे जो कल जिस पर हम चर्चा कर रहे थे, लेकिन जरा ग्राफिक्स के जरिए देख लेते हैं चुनाव नतीजे से जुड़े 10 विश्लेषण। देखिएगा, नतीजे मोदी की उम्मीदों के विपरीत दिखाई दे रहे हैं, लेकिन तीसरा कार्यकाल पक्का हो गया। बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं, लेकिन सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी। बात करें तो देश में गठबंधन वाली सरकार फिर दिखाई देगी और यूपी में एसपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। भारतीय जनता पार्टी को यहां सीटें मिली है, लेकिन बड़ा नुकसान हुआ। राम मंदिर का मुद्दा नहीं चला। फैजाबाद सीट सर पे भारतीय जनता पार्टी को हार मिली है, यानी अयोध्या से हार मिली है। बीजेपी ममता बनर्जी का गढ़ भेदने में नाकाम रही। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू एक बार फिर किंग मेकर बनकर उभरे। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी को बड़ा नुकसान देखने को मिला। मध्य प्रदेश में बीजेपी की क्लीन स्वीप 29 सीटों पर जीत दर्ज की है। तो ये वो चीजें हैं और छत्तीसगढ़ में 11 में से 10 की 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास, यानी एक सीट का नुकसान हुआ है। लेकिन पूरे 10 बिंदुओं को हम देखें तो बहुत अलग चुनाव, लोकतंत्र मजबूत हुआ है क्योंकि ये पहला मौका है जब ईवीएम पर कोई सवाल नहीं उठाए गए और 10 बिंदु जिन पर हम बात कर रहे हैं, कहीं नुकसान हुआ है तो कहीं फायदा। लेकिन मुख्य बात यह है कि एक बार फिर तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ लें। निश्चित तौर पर ईवीएम पर सवाल उठाए जा रहे थे, लेकिन महज उस दौर तक जब जिस तरह से तमाम न्यूज़ चैनलों के जरिए सर्वे एजेंसियों ने अपने अपने आकलन जारी किए थे, उसके बाद अनुमान पर निश्चित तौर पर ईवीएम पर सवाल उठाने की तैयारी थी। लेकिन जैसे ही सुबह से नतीजे रुझान आना शुरू हुआ, उसके बाद ईवीएम का जो मुद्दा था वो कहीं ना कहीं दफन हो गया। बिल्कुल। और लोकसभा की बात करें हम तो बड़ी बात दिखाई दे रही है कि ईवीएम का मसला तो खत्म हो गया दिनेश, लेकिन यूपी ने भारतीय जनता पार्टी का गणित बिगाड़ दिया। बता दीजिए। बिल्कुल, देखिए, लोकसभा चुनाव में इस बार जिस तरह के कयास लगाए जा रहे थे, ये माना जा रहा था कि यूपी में एक बार फिर से बीजेपी को बड़ी बढ़त मिलती नजर आएगी, लेकिन इस बार यूपी ने बीजेपी का गणित बिगाड़ दिया। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो कहां 62 सीट बीजेपी के पास थी, महज अब 33 सीटों पर सिमटकर बीजेपी रह गई है। वोट शेयर की बात करें, 50% उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में बीजेपी का वोट बैंक था, जो घटकर 41.3% रह गया। इसके अलावा समाजवादी पार्टी ने एक बड़ा झटका यूपी में दिया। 5 सीटों पर रहने वाली समाजवादी पार्टी सीधे 37 सीटों पर जा पहुंची। समाजवादी पार्टी के अगर वोट शेयर की बात करें तो 18% से बढ़कर 33% समाजवादी पार्टी का वोट हो चुका है। राम मंदिर निर्माण को लेकर अगर बात करें तो ये एक बड़ा मुद्दा निकलकर सामने आया था और ऐसा लग रहा था कि राम मंदिर निर्माण को लेकर और कुछ ज्यादा उत्साह मतदाताओं में देखने को मिलेगा और बीजेपी को शायद इससे फायदा होगा, लेकिन इसके बाद भी बीजेपी उत्तर प्रदेश में पिछड़ती नजर आई। तो देखिए, बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा था, लेकिन राम मंदिर को कैसे समझ सकते हैं, क्योंकि ये निश्चित तौर पर एक बड़ा माहौल बीजेपी ने भी बनाने की कोशिश की थी और बन भी रहा था माहौल। देखिए, राम मंदिर एक बड़ा मुद्दा रहा है, लेकिन राम मंदिर के आगे ये हम कह सकते हैं
कि जातिवाद की राजनीति हावी हो गई। जातिवाद का जो बात कर रही थी, खासकर संविधान बदल देंगे, संविधान बदलने के कारण जो बातें दिखाई दे रही है उस पर हम लेकिन जरा समझ लेते हैं कि आखिर यूपी में कैसे बिगड़ा खेल। समझिएगा, ग्राफिक्स के जरिए आरक्षण और संविधान बचाओ के नारे ने नुकसान कर दिया। ओबीसी वोटर एकजुट नहीं कर सकी भारतीय जनता पार्टी। चुनाव में उम्मीदवारों को रिपीट करने से एंटी इनकम्बेंसी दिखाई दी। संगठन और सरकार के तालमेल में भी कमी दिखाई दी। बाहरियों पर भरोसा जताने पर अपने हो गए नाराज। एक और मैं इसमें लाइन जोड़ दूं कि सवर्णों का वोटर जो था उसके बीच में भी एकता नहीं बना पाई भारतीय जनता पार्टी, वो बड़ा नुकसान हुआ। वहां भी गलत मैसेज गया, खासकर राजपूत और ब्राह्मणों के बीच में वहां एक अलग तरह का मैसेज था और उसने भी नुकसान किया होगा। और खास करके जिस तरह से एक मजबूती बीजेपी ने पूर्वांचल में हासिल की थी, उसका एक बड़ा यहाँ पर जिस तरह से आपने कहा कि क्षत्रिय सवर्ण जो वोटर्स था उसके बीच की जो खाई थी वो पट गई और उसका नुकसान यहाँ बीजेपी को देखने को मिला। और सबसे बड़ी बात, लगातार जो दूसरे दलों के नेता आए उनको ज्यादा तवज्जो दी गई, तो निश्चित तौर पर जो कोर वोटर रहा या कोर जो कार्यकर्ता रहे उनमें भी थोड़ी बहुत नाराजगी रही। ये भी एक बड़ा वजह है। बिल्कुल। और एक और बात बड़ी महत्वपूर्ण है कि आखिर सपा की वापसी कैसे हुई। तो सपा की वापसी के पीछे भी कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है, जरा इनको भी देख लेते हैं कि सपा ने पीडीए पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक पर फोकस किया और उसका लाभ उसको मिला। यादव मुस्लिमों की बजाय दूसरी जातियों पर उन्होंने ज्यादा फोकस किया। 90% आबादी और ओबीसी में कुर्मी पटेल के समीकरण को भी साध लिया। सपा कांग्रेस के एक साथ आने से मुस्लिम वोटर्स एकजुट हो गए। तो ये निश्चित तौर पर, और यहाँ पर सबसे बड़ी सर एक चीज यहाँ पर ये भी बात देखने को मिली है, बीएसपी बहुजन समाज पार्टी जो दलित वोट बैंक के लिए जानी जाती थी, इस बार उसका पूरी तरह से सुपड़ा साफ हुआ है। और खास करके जो दलित वोटर्स जो बीएसपी से जुड़े रहे थे वो वोटर्स एक साथ एकजुट पूरी संख्या में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की तरफ डाइवर्ट हुआ। तो ये एक बड़ा फैक्टर यहाँ पर मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी या इंडिया गठबंधन के लिए बहुत बेहतर साबित हुआ। बहुत महत्वपूर्ण बात है। बसपा का जो वोटर्स था वो सपा के पास चले गया, कुछ कांग्रेस के पास चले गया और भारतीय जनता पार्टी इस बात को, मैं तो ये कहूंगा कि जो ट्रैप था भारतीय जनता कांग्रेस का, उस ट्रैप में भारतीय जनता पार्टी फंस गई। लेकिन हमारे साथ दो मेहमान जुड़ रहे हैं इस वक्त। आलोक राय जुड़ रहे हैं उत्तर प्रदेश से, सीधे लखनऊ से, उनसे बात करेंगे। साथ ही दिनेश गुप्ता जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, समझते हैं उनसे भी। सीधे आलोक के पास चलते हैं। आलोक, परिणाम सामने आ गए, 35 के भीतर ही सिमट गई भारतीय जनता पार्टी और दूसरी तरफ सपा ने अच्छी बढ़त बनाई, 33% तक उसका वोट शेयर पहुंच गया। अब यदि हम बात करें तो इस रिजल्ट के आने के बाद, परिणाम आने के बाद क्या कह रही है उत्तर प्रदेश की राजनीति? देखिए, बिल्कुल उत्तर प्रदेश में जिस तरह से हालात थे, अगर 2019 की बात करें तो उसके अप्रत्याशित परिणाम इस बार आए हैं, क्योंकि बीजेपी का जो कैंपेनिंग था उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटें जीतने का लक्ष्य था और पूरे देश में 400 पार का लगातार वो लक्ष्य लेकर चल रही थी। लेकिन जो कल परिणाम आए वो बिल्कुल ही उलट थे। समाजवादी पार्टी देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। बीजेपी और कांग्रेस के बाद सबसे ज्यादा लोकसभा सांसद समाजवादी पार्टी के पास आज हो गए हैं और इसमें बहुत बड़ी, अगर कहा जाए तो अखिलेश यादव की जो स्ट्रेटेजी रही उसका एक बड़ा योगदान सामने नजर आ रहा है। जिस तरह से उन्होंने प्रत्याशियों का चयन किया, सिर्फ मुस्लिम और यादव जो वोट बैंक माना जाता है उस पर ही उन्होंने दाव नहीं लगाया, बल्कि उन्होंने सवर्णों का साथ लिया, उन्होंने कुर्मी यानी पटेल वर्ग को आगे बढ़ाया। इसके अलावा 62 सीटों पर समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ी थी। 17 सीटें कांग्रेस के खाते में थी और 1 सीट तृणमूल कांग्रेस भदोही सीट थी, वो हालांकि वो सीट हार गई। और जो है 62 में से 37 सीट समाजवादी पार्टी ने जीती, 17 में से 6 कांग्रेस पार्टी ने जीती। तो कुल मिलाकर ये स्ट्रेटेजी का कमाल था, प्रत्याशियों के जो है चयन का कमाल था। क्योंकि बीजेपी की अगर बात करें तो प्रत्याशियों से नाराजगी बहुत रही आम जन की। हमने बहुत जगह ग्राउंड रिपोर्टिंग की, चुनाव कवरेज के लिए हम गए, लोगों से बात की, तो लोगों का साफ कहना था कि हम नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं उनसे नाराज नहीं है, केंद्र सरकार के काम से नाराज नहीं है, केंद्र के तमाम काम वो गिना रहे थे, जो तमाम विकास योजनाएं या जनहित की। लेकिन प्रत्याशियों से नाराजगी रही और खासकर जो युवाओं से हमने बात की, महिलाओं से, तो पेपर लीक मामला उत्तर प्रदेश में बड़ा उछलता रहा और विपक्ष ने, खासकर अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने इसको बार बार मुद्दा बनाया। अपनी हर सभा में, रैलियों में उन्होंने पर्चा लीक यानी जो पेपर लीक हो रहा था उसको मुद्दा बनाया, बेरोजगारी को मुद्दा बनाया, संविधान बदलने की बात को विपक्ष ने नैरेटिव सेट किया। कहीं ना कहीं
आम जन को समझाने में वो कामयाब रहे। आरक्षण को लेकर के कि आरक्षण खत्म किया जाएगा केंद्र में अगर बीजेपी सरकार बनती है, इसको उन्होंने जमीन तक पहुंचाने में बार बार अपनी सभाओं के जरिए कामयाब रहे। तो ये एक बड़ा नैरेटिव सेट किया, क्योंकि आमतौर पर हम देखते रहे, अगर 2014-2019 के चुनाव की बात करें तो होता यही रहा कि भारतीय जनता पार्टी एक नैरेटिव सेट करती थी और विपक्ष पर दबाव होता था आकर उस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने का। लेकिन 2024 में ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये एक बड़ा जो है बदलाव रहा। चलिए आलोक, आप बने रहिएगा हमारे साथ, आप बने रहिएगा हमारे साथ। वरिष्ठ पत्रकार ज्ञानेंद्र शुक्ला भी जुड़ रहे हैं उत्तर प्रदेश से, उनसे भी बात करेंगे। दिनेश जी जुड़े हुए हैं, लेकिन कुछ यूपी में आखिर क्यों बिछड़ गई भारतीय जनता पार्टी, कुछ ग्राफिक्स के जरिए देख लेते हैं। जी दिनेश। बिल्कुल, आपको बता दें कि आखिर बीजेपी की पिछड़ने की वजह क्या रही, चलिए समझते हैं। देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा राम मंदिर मुद्दा रहा, जो पूरे देश में बीजेपी ने इसको लेकर कैंपेन चलाया। लेकिन क्या उत्तर प्रदेश में ही ये राम मंदिर का मुद्दा नहीं चल पाया? सवाल यह भी है कि क्या बीजेपी यूपी में अति आत्मविश्वास का शिकार हुई है? सवाल नंबर 3 ये है कि क्या समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जमीनी स्तर पर अपनी पकड़ बनाने में सफल हो पाई? क्या बीएसपी का वोट बैंक सपा और कांग्रेस में शिफ्ट हो गया? और क्या बीजेपी यूपी के जातिगत समीकरण को समझ नहीं पाई या फिर साध नहीं पाई? ये बड़ा सवाल है। बहुत महत्वपूर्ण बात है कि आखिर गड़बड़ कहां हुई। तो ये कुछ बिंदु है जिन पर हम बात कर रहे हैं कि आखिर बीजेपी क्या कुछ गड़बड़ कर बैठी और सपा ने किन बातों को समझ लिया। ज्ञानेंद्र शुक्ला जी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे बात कर लेते हैं। शुक्ला जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल। क्या कहेंगे, अब तो रिजल्ट आ गए, परिणाम आ गए, जाहिर है हम सब इसी पर बात करेंगे कि कैसे भारतीय जनता पार्टी के साथ खेला हो गया उत्तर प्रदेश में। आप क्या देख रहे हैं? क्या बसपा का वोट डाइवर्ट हो गया, या संविधान को लेकर जो बातें चल रही थी वो काम कर गई, या भारतीय जनता पार्टी अति आत्मविश्वास में हो गई? देखिए, इसको आप उस तरीके से लीजिए कि कोई परीक्षा जब होती है तो उसमें सिर्फ एक ही विषय से संबंधित अगर उसमें कम आता है वही फैक्टर नहीं होता है। उसमें तमाम विषय होते हैं, तमाम विषयों के से जुड़े हुए उनके पहलू होते हैं, तो उसको भी देखना होगा। यहाँ पर बीजेपी ने जिस तरीके से जो एक निराशाजनक प्रदर्शन उत्तर प्रदेश में बीजेपी के लिए रहा है, उसके दो वजह हैं। एक तो आपको देखना होगा कि इंडिया गठबंधन ने कैसे काम किया, वो क्या उसकी बेहतर रहा उसके स्ट्रेटजी, और कहां पर चूके एनडीए की तरफ के वाले। तो इंडिया गठबंधन ने देखिए एकदम साफ था कि यूपी में थोड़ा पशुपेश था, लेकिन एक बार जब तय हो गया कि किसके साथ कैसे हमको गठबंधन करना है, तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच में एकदम क्लैरिटी के साथ हो गया कि 17 सीटें कांग्रेस लड़ेगी और बाकी सीटों पर समाजवादी पार्टी जाएगी। तो समाजवादी पार्टी की बड़ी भूमिका को कांग्रेस ने स्वीकार किया। ये एक बड़ी कांग्रेस की तरफ से भी एक बड़ा एक कदम उठाया गया, क्योंकि अमूमन कांग्रेस इस तरीके का कंप्रोमाइज नहीं करती है। लेकिन यूपी में कांग्रेस ने 17 सीटें ही लेकर चुनाव लड़ना बेहतर समझा। तो यहाँ पर कई सारी जो इनकी स्ट्रेटजी थी, उसमें उन्होंने जो बेरोजगारी का, संविधान का और आरक्षण का मुद्दा ये उत्तर प्रदेश में जो उठाया, और जो पीडीए का फार्मूला अखिलेश यादव ने बनाया, वो एक तरीके से इनके लिए प्लस पॉइंट हो गया। अब आप बात करिए एनडीए के लिए, तो एनडीए के लिए क्या था कि उनके वो नैरेटिव में बहुत ही चूके। पहला तो उन्होंने कोई संविधान और आरक्षण का जो मुद्दा कांग्रेस ने, इंडिया गठबंधन ने उठाया। सर आप बने रहिएगा, कुछ तस्वीरें दिखाई दे रही, मैं जरा दिखा दूं आपके पास लौट रहा हूं। इस वक्त देखिए, ये देखिए बहुत जोरदार तस्वीर, दिलचस्प है। एक तरफ तेजस्वी यानी चाचा के भतीजे पीछे बैठे हुए हैं और चच्चा आगे बैठे हैं, और ये देखिए तस्वीरें हैं जब आज फ्लाइट में दोनों सवार हुए दिल्ली के लिए। तो एक को इंडिया गठबंधन में शामिल होना है, लेकिन दूसरे को एनडीए में। अब सवाल ये है कि जब जैसे ही फ्लाइट ने अपनी रफ्तार पकड़ी होगी, दिल्ली की तरफ उड़ान भरी होगी, तो उड़ान के बीच में क्या दोनों की चर्चा हुई होगी कि चाचा क्या कर रहे हैं, आप हमारे साथ आ रहे हैं या कहीं और जा रहे हैं? शरद जी मेरे साथ जुड़ रहे हैं इस तस्वीर पर, शरद जी से बात कर लेता हूं। ज्ञानेंद्र जी आप बने रहिएगा, दिनेश जी आप भी बने रहिएगा। शरद जी हमारे न्यूज हेड मेरे साथ मौजूद है। शरद जी, एक तस्वीर हम दिखा रहे हैं, बहुत दिलचस्प है। एक ही फ्लाइट में दोनों सवार हैं, चाचा भतीजे। बिल्कुल, देखिए 10 सालों के बाद वो दौर लौट आया है जब गठबंधन के घटक दल जो हैं, जिनकी हैसियत 25 सीट, 30 सीट, 15 सीट, 10 सीट की है, वो अब इतरा के चलते हुए नजर आएंगे। देखिए, आज आप चर्चा किसकी कर रहे हैं? आप राहुल गांधी की नहीं कर रहे हैं चर्चा, आप प्राइम मिनिस्टर की चर्चा नहीं कर रहे हैं। आप किसकी चर्चा कर रहे हैं? आप नीतीश कुमार की बात कर रहे हैं। आप किसकी बात कर रहे हैं? आप तेजस्वी यादव की बात कर रहे हैं। आप किसका ब्रेक कर रहे हैं न्यूज? आप कर रहे हैं कि नायडू साहब दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। तो ये जो तमाम चीजें हैं, ये फिर 10 साल के बाद जिसको कहते हैं कि
इतिहास ने अपने को दोहराया है और ये इतिहास फिर गठबंधन के दौर की तरफ हमको ले गया है, जब गठबंधन के राजनीतिक दल नाराज मौसा फूफा की तरह कभी इतराते हैं, कभी इठलाते हैं, कभी नाराज होते हैं और फिर उनको मनाने की कवायद में गठबंधन के घटक दल जुटते हैं, चाहे वो बीजेपी हो, एनडीए हो या अब नया नाम जो है इंडिया गठबंधन। तो कुल मिलाकर एक शिफ्ट है 10 साल के बाद देश की राजनीति में एक परिवर्तन। घटक दलों का बड़ा महत्व बढ़ा। शरद जी, एक सवाल मेरा और था आपसे कि देखिए इस पर तो हम बात कर चुके कि कहाँ नुकसान हुआ है, आखिर सपा क्या गड़बड़ी कर बैठी, सपा को क्या लाभ मिल गया, भारतीय जनता पार्टी क्या नुकसान कर बैठी, लेकिन बड़ा सवाल अब ये बनता है कि अब उत्तर प्रदेश की राजनीति आखिर किस दिशा में जाती नजर आ रही? देखिए, उत्तर प्रदेश की राजनीति में अखिलेश यादव की दमदारी से वापसी हुई है और इसके कारणों की तलाश निश्चित तौर पर बीजेपी कर रही होगी कि क्या किया अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी ने कि उनको इतना बढ़िया प्रतिसाद मिला और वो एक बार फिर उत्तर प्रदेश की राजनीति में ड्राइविंग सीट पर आ गए हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। आप देखिए कि जिस तरह से हम देखते हैं, चाहे रामपुर की बात करिए, सीतापुर की बात करिए, चित्रकूट की बात करिए, अयोध्या की बात करिए, इन लोकसभा सीटों का गंवाना बहुत कसक और पीड़ादायक है और ये बताता है कि रीजनल दल जो हैं, जो पार्टीज हैं, रीजनल पार्टीज हैं, उन्होंने देश की राजनीति में अपनी फिर वापसी की है, जो बीच में हमें ऐसा लगा था कि हाशिए पे चले गए हैं। कांग्रेस ने कोशिश की अपने दम पे चुनाव लड़ने की बीते 2 लोकसभा इलेक्शन में, लेकिन उसे मुंह की खानी पड़ी। बीजेपी की शक्ति 2 चुनावों में इतनी रही कि रीजनल पार्टीज की बात ही नहीं हुई। लेकिन ऐसा लगता है कि इस देश की राजनीति में क्षेत्रीय दलों को आप बिल्कुल नकार नहीं सकते हैं, वो बार बार वापसी करते हैं और राष्ट्रीय मुद्दों पर भी कई बार मैं कहूंगा कि क्षेत्रीय मुद्दे भारी पड़ते हैं, क्षेत्रीय जनभावनाएं। सर जी, मैं लौट रहा हूं, आपकी तरफ लौटूंगा, मैं आपकी तरफ लौटूंगा। आप बड़ी दिलचस्प बात, यदि आप बने रहेंगे तो मैं आपसे जरूर बात करूंगा, लेकिन इस वक्त दिनेश गुप्ता जी भी लंबा इंतजार कर रहे हैं, उनसे बात कर लेते। दिनेश जी, अब तमाम तरह की तस्वीरें बहुत साफ हो गई है, रिजल्ट हमारे सामने है, लगभग 292 सीट एनडीए के खाते में है, 234 इंडिया गठबंधन के खाते में। कैसे देख रहे हैं राजनीति? और उत्तर प्रदेश से ही आपसे भी शुरुआत करूंगा, उत्तर प्रदेश की राजनीति अब किस दिशा में जाएगी? देखिए, उत्तर प्रदेश की राजनीति में मनोज, मुझे लगता है कि बहुत सारे बदलाव भारतीय जनता पार्टी को अपने स्तर पर करना है। बाकी जो राजनीति है वो तो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति की ही बात ज्यादा है और जो जिस तरह कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने एक लीड ली है, उसके बाद ये जो कॉम्बिनेशन है और ये जो गठबंधन है, ये आप देखिए कि देश में एक नई तरह की राजनीति का कहीं ना कहीं उदय करने वाला है। एक केमिस्ट्री जब राजनेताओं के बीच डेवलप होती है तो फिर जो नतीजे होते हैं कई बार वो भी चौंकाने वाले होते हैं। क्योंकि आप देखिए, पिछली बार जब ये बात होती थी ना कि विधानसभा चुनाव में राहुल गांधी और अखिलेश यादव की जोड़ी चुनाव हार गई थी, तो काफी उसको लोग मजाक में उड़ाया करते थे कि ये कोई करिश्मा नहीं कर पाए। लेकिन आज आप देखिए कि उसी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की कॉम्बिनेशन की बात हो रही है कि इन्होंने जो है कमाल कर दिया। तो जो ग्राउंड रियलिटी है, कहीं ना कहीं ये है कि अब जो है वो लोगों को एहसास हो रहा है कि उन्होंने चूक कहाँ की। जो 10 साल की राजनीति है मनोज जी, वो 10 साल की राजनीति देश में एक अलग तरह की राजनीति थी, एक अलग नैरेटिव की राजनीति थी। तो वो उसके कारण विपक्ष थोड़ा सा झटका खा गया। कई चीजें ऐसी थी जो राजनीति में विपक्ष कल्पना नहीं करता था और हो जाती। तो अब उसके लिए समझना आसान हो गया कि क्या क्या किस तरह से नैरेटिव जो है तो बनाए जाते हैं। चलिए दिनेश जी, मैं लौट रहा हूँ, आपकी तरफ लौट रहा हूँ, लेकिन एक आलोक से एक छोटी सी प्रतिक्रिया मैं ले लेता हूँ। उससे पहले एक तस्वीर आप देख लीजिए, एक वीडियो आपको दिखाते हैं। आलोक, आपके पास मैं आऊंगा, बहुत छोटी एक आपसे प्रतिक्रिया लूंगा, लेकिन उसके पहले एक वीडियो हम देख लेते हैं जब नीतीश कुमार और मोदी मंच पर नजर आए। देखिएगा जरा जी। आज तो मैं अभिनंदन करता हूं कि आप फिर पधारे हैं यहाँ, तो आज हम लोगों को बड़ी खुशी की बात है। आप पहले आए थे, इधर हम गायब हो गए थे, तभी हम फिर आपके साथ हैं। हम आपको आश्वस्त करते हैं कि अब इधर उधर होने वाले नहीं हैं, हम रहेंगे आप ही के साथ। इसलिए जरा तेजी से यहाँ वाला काम सब हो जाए। अब आप सब तो जानते ही हैं
कि हम लोगों को तो एक ही साथ ना है भाई 5 से, तो हम लोग तो मिल करके लगातार कितना काम किए हैं। आप पहले जानते हैं कि कहीं कोई काम था, कुछ नहीं था, कहीं जाने का जगह नहीं था, कोई पढ़ता नहीं था, और सब हम लोग 5 से ही सारा काम इतना बिहार में करवाए हैं हम लोग आपस में मिलजुल करके कि आज बहुत आगे बढ़ रहा है। चलिए, आप देख रहे थे ये तस्वीरें, ये पुरानी कुछ तस्वीरें हैं, लेकिन बहुत दिलचस्प दोनों के बीच में दिनेश चर्चा चल रही थी। बिल्कुल। और साफ तौर पर इस बार ऐसा लग रहा था कि जैसे नीतीश कुमार ये कहना चाह रहे थे कि अब बस बहुत हो गया इधर उधर का खेल, अब मुझे कहीं नहीं जाना, लेकिन मौका अभी भी बहुत बड़ा है। क्या कुछ आगे मौका बहुत बड़ा है, लेकिन उम्र का भी एक तकाजा होता है। तो मुझे लगता है कि दोनों एक दूसरे को समझाएंगे, मोदी जी भी समझाएंगे कि मेरा भी शायद ये अंतिम दौर होगा, और नीतीश कुमार भी इसको समझाएंगे। मेरे साथ चलिए इस वक्त हमारे सहयोगी, वरिष्ठ सहयोगी भी जुड़ गए हैं, सुनील बघेल जी। सुनील जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और शरद जी लगातार बने हुए, आलोक भी बने हुए, दिनेश जी भी बने हुए। सबसे पहले शरद जी आपके पास आऊंगा। जिस तस्वीर को हम दिखा रहे थे ये बहुत दिलचस्प है, हालांकि रात को भी हम चर्चा कर रहे थे, लेकिन आज फिर इसी तरह की तस्वीर दिल्ली में दिखाई देगी जब नीतीश कुमार की मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से होगी। बिल्कुल मनोज, और रहीमन ने बड़ी सुंदर बात कही है। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटिकाए, टूटे तो फिर जुड़े नहीं, जुड़े गांठ पड़ी जाए। और गठबंधन में तो गांठें होती ही हैं, और ये गांठें दोनों पक्षों को अलर्ट रखती हैं। नीतीश कुमार जब मंच से ये कह रहे थे कि आप आए थे और हम गायब हो गए थे, लेकिन हम भरोसा दिलाते हैं, तो आप और हम भी जानते हैं कि जीवन में भरोसा तोड़ने के बाद जब कोई भी व्यक्ति हमसे दोबारा कहता है कि शरद जी, मनोज जी, अब हम भरोसा तोड़ने वाले नहीं हैं, अब हम आप ही के साथ रहेंगे, तो हम जानते हैं कि भैया ये इनका नाम है श्रीमान फिसलू, कभी भी फिसल सकते हैं। तो सतर्कता हम ही को रखनी है, क्योंकि अभी इनकी जरूरत हमको है। नीतीश जी बहुत फिसलते हैं, वो जो है कब कहाँ फिसल जाएं कोई भरोसा नहीं है। और देखिए कितनी चतुराई से एक दिन पहले उन्होंने अपने एक सहयोगी से कहलवा दिया कि प्राइम मिनिस्टर के लिए सबसे योग्य व्यक्ति अगर कोई है तो नीतीश कुमार है। तो नीतीश कुमार अपने चुनावी खेल, तिकड़म की राजनीति के माहिर राजनेता हैं। इंतजार कीजिए, आगे आगे वो अपना खेल खेलेंगे। यानी बीजेपी को उन्हीं को हैंडल करना सबसे टफ टास्क है मनोज। बिल्कुल, और इस खेल पर आज नजर रहेगी कि दिल्ली में कैसा खेला और खेल होता है। शरद जी, बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े, और अगली खबर के लिए जब हम आपसे लौटेंगे जरूर आपसे बात करेंगे। लेकिन इस वक्त आलोक के पास मैं चलना चाहूंगा, फिर सुनील बघेल जी से एक प्रतिक्रिया लूंगा। सुनील भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। आलोक, मनोज जी बड़ा अच्छा शब्द है, चूंकि अभी शेर जो शरद जी ने कहा पलटू चाचा के ऊपर, तो एक और उनके ऊपर बड़ी बात लागू होती है कि यहाँ तो मिजाज बदलते हैं मौसमों की तरह। तो पहले हम आलोक जी से सुन लें, फिर मेरे भी कुछ सवाल आपसे भी पूछूंगा कि कहाँ मिजाज बदल रहे हैं, किसके मिजाज बदल रहे हैं। आलोक, आज दिन भर रहने क्या वाला है, वहाँ कुछ दिख रहा है क्या? योगी कोई बैठक करने वाले हैं या अखिलेश दिल्ली आने वाले? क्योंकि इंडिया गठबंधन की बैठक भी है और दिल्ली में बैठक भी है। जाहिर है बड़ा नुकसान भारतीय जनता पार्टी को हुआ है, चिंता योगी के भीतर भी दिखाई दे रही हो। देखिए, बिल्कुल कल जो है दोपहर में ही जब रुझान आने शुरू हो गए थे और ये लग रहा था कि जो है उत्तर प्रदेश में सीटें बहुत ज़्यादा कम हो रही हैं, तो मुख्यमंत्री आवास पर बैठक हुई थी, जिसमें दोनों डिप्टी सीएम जो है उत्तर प्रदेश के, वो प्रदेश अध्यक्ष, महामंत्री संगठन और मुख्यमंत्री खुद वहाँ बैठक में मौजूद थे। काफ़ी देर तक बैठक चली। हालांकि बैठक के बाद जो है प्रदेश अध्यक्ष और एक दो मंत्री बीजेपी कार्यालय आए थे, प्रदेश मुख्यालय, लेकिन उन्होंने मीडिया से कोई बात नहीं की। रात में जरूर प्रदेश अध्यक्ष ने बयान दिया, लेकिन आज अखिलेश यादव की जो सूचना मिल रही है कि अखिलेश यादव जो है कन्नौज जाएंगे, चूंकि वहां से सांसद चुने गए हैं, तो अपनी जीत का प्रमाण पत्र लेंगे और इसके बाद तकरीबन 4:30 बजे करीब वो दिल्ली जाएंगे, जहां पर गठबंधन की बैठक में शामिल होंगे। और ये भी सामने जानकारी आई है कि अखिलेश यादव को जिम्मेदारी दी गई है कि वो नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू से अपने संपर्कों का इस्तेमाल करते हुए चर्चा करें कि किस तरह से। चलिए आलोक, बहुत धन्यवाद आपका। आलोक, इस समय अखिलेश भी बात करेंगे और मुझे लगता है शरद पवार भी बात करेंगे। सुनील बघेल भी हमारे साथ जुड़ गए। दिनेश, बिल्कुल। सुनील जी, गठबंधन की राजनीति की तरफ अब देश बढ़ रहा है और नीतीश कुमार और तेजस्वी की तस्वीरें हम देख रहे हैं, क्या है आज दिन भर? देखिए, अभी सब सारे दलों ने अपने अपने पत्ते खोलना धीरे धीरे शुरू कर दिए हैं और बड़ा ही रोचक दृश्य था कि चाचा और भतीजे दोनों आगे पीछे बैठे हुए थे,
तो कई बार एक जो राजनीति खाने से एक बात यह उभर करके भी सामने आ रही है कि नीतीश कुमार और तेजस्वी में भी कहीं ना कहीं कोई अंदरूनी गठबंधन था। ये एक नई बात निकल करके आई है और शायद उन्होंने इसी कुछ अनुकूल कुछ एक जो डेवलपमेंट है वो ये भी है कि भाजपा के वो नेता जो